हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रंजना रावत फ्रॉम रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने जा रहा है, खास करके हमारी फैमिली, फ्रेंड्स एंड हमारी खास चाहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि ये ब्लॉग स्पेशली बन रहा है मेरे पापा की रिटायरमेंट पार्टी के ऊपर। और मैं आप सबको बता देना चाहूँगी, मेरे पिताजी अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं रुद्रप्रयाग के राजस्व विभाग से, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद से। तो हमने उनको उनकी रिटायरमेंट पार्टी को कैसे सेलिब्रेट किया, तो ये सब मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ ही मैं पापा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि वो सफलतापूर्वक सरकारी विभाग से रिटायर्ड हुए हैं। और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। वो हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज का ब्लॉग। दोस्तों, ये दृश्य पापा के कार्यालय यानी कि जिलाधिकारी कार्यालय रुद्रप्रयाग के कुछ वीडियोस हैं, जिसमें पापा के समस्त ऑफिस मेट्स, कर्मचारियों और समस्त प्रशासन ने पापा जी को बहुत ही भव्यपूर्वक ढंग से विदा किया। और उनके इस विदाई के क्षण को बहुत ही यादगार बनाया। पूरे ढोल दमाओं के साथ पापा की विदाई बहुत ही भव्य ढंग से हो रही है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। पापा की रिटायरमेंट का ये क्षण हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल है। पापा ने लगभग अपनी 34-35 साल की उम्र इस कार्यालय में व्यतीत करी। वो पूरे ही अपने काम के लिए बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थे, बहुत ही समर्पित थे, बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहे। उसी का प्रतिफल है कि आज वो इतने अच्छे ढंग से यहाँ से विदा हो रहे हैं। और हमेशा उन्होंने हमको ये सिखाया कि हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, समर्पित रहो। जो आपको करना है पहले आपका अपना कर्म है, फिर बाद में बाकी और चीज़ें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए मैं आपको सीधे अपने गांव यानी कि भीरी ले चलूँगी, जहां पर समस्त ग्रामवासी, परिवारजन और बाकी सारे रिश्तेदार भी पापा के स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। सब ने अपने अपने आशीर्वचन के रूप में हम सभी को अपना आशीर्वाद दिया। दोस्तों, मुझे लगता है कि सरकारी सेवाओं में जितने भी लोग कार्यरत रहते हैं, तो ये सभी का ख्वाब रहता होगा कि वो इस प्रकार से रिटायर हों, इतने भव्यपूर्ण तरीके से रिटायर्ड हों। तो ये हम सबका, हमारे पूरे परिवार का सौभाग्य है कि हमारे पापा जी इतने अच्छे ढंग से, इतने भव्यपूर्ण ढंग से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इतने सारे लोग मिलकर के उनको बधाई दे रहे हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हमारे आदरणीय दरवान सिंह रावत जी, मंचासीन सेवानिवृत्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय राणा जी, हमारे ग्राम सभा के प्रधान आदरणीय गोस्वामी जी, और मंच पर विराजमान हमारे दिदा, जिनके ये सुपुत्र हैं, आपके 3 सुपुत्र हैं। आपको भी पहले मैं बधाई देता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं और पूरे सदन को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। और आप सभी का इस रावत परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज बड़े खुशी का दिन है कि 30 जून को हमारे बीच सेवानिवृत्त होके आए आदरणीय रावत जी आज वेलकम पार्टी ग्राम सभा और क्षेत्र के लोगों को दी है।
मैं सबसे पहले आदरणीय रावत जी का हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं आप सुखी रहें, आप दीर्घायु रहें और आपके उज्जवलमय भविष्य की कामना करता हूं। आपने 60 साल की जो 60 साल सेवा के दौरान जो मतलब 32-33 साल आपने सेवा की, बड़े ईमानदारी और निष्ठा से आपने सेवा की। हम कई बार कलेक्टेड हमारा जाना होता था तो आपके ईमानदारी के बारे में हम सुनते रहते थे, तो हमें गर्व होता था कि हमारे गांव से भी ऐसे कर्मचारी हैं जिनका नाम मतलब जनपद का आम आदमी ले रहा है कि यार बहुत ईमानदारी से काम करते। तो इसके लिए मैं आपको एक बार पुनः बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और दीदा को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने 3 सपूत ऐसे तैयार किए कि आप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से रिटायर्ड बड़े वाले ये हैं और दूसरे फौज से रिटायर्ड है और आप भी रिटायर्ड हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम में आप भी 2 शब्द बोल दें आदरणीय दीदा जी, रावत जी। आज ऐसा सुमंगल दिन आया परमपिता परमेश्वर की दया से आप लोगों का आशीर्वाद सफल हुआ और मुझे इतनी प्रसन्नता मिली। मेरे घर पर इतना सम्मान करने के लिए आप लोग यहाँ पधारे हैं। आप लोगों ने बड़ा कष्ट किया, आप लोगों के कष्ट के लिए मैं आभारी हूँ। मैं एक साधारण परिवार में जन्मा हूँ और शिक्षा दीक्षा भी विशेष नहीं हुई, शिक्षा दीक्षा भी कम हुई। मैंने नौकरी नहीं की, व्यापार भी नहीं किया, ठेकेदारी भी नहीं की, गरेदारी भी नहीं की। मैंने अपर प्राइमरी से के बाद लड़की
वाकई आप गांव के प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि 50 वर्ष क्रॉस हम भी होने वाले हैं। वो बहुत अथक प्रयास, 50 वर्षों से हमारा दीदा से बहुत लगाव है, बहुत लगाव। एट ए टाइम उठना बैठना, बल्कि पहले तक तो खाना पीना भी अगर दीदा कभी आते थे तो एक साथ हमारे घर। बहुत वाकई में प्रेरणा स्रोत है। आपने बहुत अथक प्रयास किया और अपने बच्चों को मुकाम तक पहुंचाया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इस क्रम में चाहूंगा हमारे बीच सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय राणा जी हैं। आप भी अपने मुखारबिंद से 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। आदरणीय राणा जी हैं? आदरणीय नारायण सिंह रावत जी, हमारे दीदा, आप जो हैं मुख्य अतिथि, यानी कि जो हमारे सेवानिवृत्त आज के चीफ गेस्ट हैं दरवान सिंह रावत जी, आप इनका माल्यार्पण करेंगे। श्री रावत जी, इसमें माल्यार्पण सभी से करवा देते हैं ना, तो जन बोला ना। अच्छा चलो। आपके द्वारा माल्यार्पण किया गया। गोमती गोपति गणपति गोविंद गोवर्धनो गीता गोमय गोरजो गिरिसुता गंगाधरो गौतम गायत्री गरुड़ गदाधर गया गंभीर गोदावरी गंधर्व ग्रह गोप गोकुल धरा कुर्वन्तु मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आज वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद से अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने के पश्चात हमारे समधी जी श्रीमान श्री दरवान सिंह रावत जी 30 जून 2022 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। इस अवसर पर इनके घर पर मैं इनके पूजनीय पिताजी, जिनके मुखारबिंद से आपने इतने महत्वपूर्ण वाणी में, इतनी महत्वपूर्ण ज्ञानमयी ओजमयी भाषा में जो भाषण सुना, इस संदर्भ में मैं श्रीमान श्री नारायण सिंह रावत जी, जो हमारे बड़े समधी भी हैं, पूजनीय हैं, उनको प्रणाम करते हुए उनका अभिवादन करना चाहूँगा। अभी जैसे मैंने कहा, अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने के पश्चात रावत जी सेवानिवृत्त हुए हैं। आपने 20 फरवरी 1990 को राजकीय सेवा में आप आए थे और 30 जून 2022 को आप बेलाग बेदाग बिना किसी बवंडर के राजकीय सेवा से और ऐसे विभाग से जो कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और विवादों में रहता है, ऐसे विभाग से आप जो हैं सकुशल सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक आपने 32 साल 4 माह राजकीय सेवा की है। इस अवसर पर, सेवानिवृत्त होने के अवसर पर, मैं आपका अपने समस्त परिवार की ओर से, सगे संबंधियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इसी अवसर पर मैं आपकी अर्धांगिनी श्रीमती अनीता रावत जी, जो हमारी समधिन है, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व में, आपके कुशल ग्रह संचालन के रूप में आपने रावत जी का जो एक अर्धांगिनी के रूप में सहयोग किया, उनका जो सुख दुख में साथ दिया, उसके लिए जितने बधाई के पात्र रावत जी हैं उतने ही आप भी हैं। आपका भी मैं सब बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और एक सूक्ष्म फूलमाला से आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। एक सोल चेयर पर
ये सूक्ष्म भेंट में रावत जी को अर्पित करना चाहूंगा और आपका एक बार हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जो हैं सौभाग्यशाली हैं। विभाग से बेलाग बेदाग आप जो हैं सेवानिवृत्त हुए। रिश्तेदारी हमारी बहुत बाद में हुई। मैं आपको जैसे भंडारी बोल रहे हैं, आपको बहुत पहले से जानता था। ऐसे विभाग में आपने जो है बहुत अच्छी आलीशान ढंग से जो है सेवा की है और सेवानिवृत्त होकर के आप आए हैं, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपका संपूर्ण परिवार, भाई बहन, श्रीमान श्री सत्य सिंह रावत जी, श्रीमान श्री भरती सिंह रावत जी, सब परिवार जो हैं आप लोग सब जो हैं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप जो हैं एक फूलते फलते परिवार के लोग हैं और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र जो है आपके पूजनीय पिताजी है, जिनके संरक्षण में आपने इतना अच्छा काम किया है। जैसे आपने बोला था अपने उद्बोधन में कि लोगों ने कहा कि बाद में चलेगा पता, 12 पूत पिता के धर्मा, रामायण में लिखा है 12 पूत पिता के धर्मा, उपजई खेती अपने कर्मा। जितनी मेहनत करोगे उतनी ज्यादा फसल होगी और जितना अच्छा काम करोगे उसके पुत्र उतने आगे बढ़ेंगे। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। इस अवसर पर मैं अधिक न कहते हुए रावत जी के जो सेवानिवृत्ति के बाद की कार्यकलाप हैं, जीवन है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। क्योंकि राजकीय सेवा में जहां पर कर्मचारी अधिकारी है, ऊपर वाले की डांट खाता है, नीचे वाले को डांटता है, हमेशा जो है टेंशन रहता है। उधर एक बार मैं हॉस्पिटल में गया तो बोला कि मतलब जो है क्या हो गया। मैंने कहा मेरा थोड़ा सा बीपी बढ़ गया। बोला कि कहाँ काम करते हो। मैंने कहा एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो बोला कि 100 जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले का ओके है, क्योंकि काम ही ऐसा है। तो मतलब जो है आप जो है ऐसे विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारी समझनी जी भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके जो पुत्र पुत्रियां हैं बहुत योग्य हैं और आपका बेटा जो है बहुत अच्छे संस्थान में, उसका अभी मैंने सुना कि कहीं और भी वो हो गया है। तो वो आप ही के संरक्षण का, आप ही के क्रियाकलापों का फल है। आपकी बेटी रंजना रावत ब्रांड एम्बेसडर है यहाँ, और हर जगह हम सुनते हैं, हमें प्रसन्नता होती है कि आप जो हैं ऐसे अच्छे प्रादेशिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपका नाम है। तो अब आपको मैं सदस्य पलायन आयोग, हाँ, सदस्य पलायन आयोग भी हैं, वो तो आप सभी को पता है। तो ये अभी भी पलायन आयोग की सदस्य है। आपने ऐसा काम किया है, सारी जो पीढ़ी है हमारी, जो कि बेरोजगारी का बहाना बना करके इधर उधर जो है कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन काम करने वाला, जैसे कि बुड्ढे समझ जी ने कहा कि हुनर है तो सब कुछ है ना। तो हुनर के रूप में आपने ये यहाँ के नौजवानों को, नव युवतियों को जो मार्ग दर्शन किया है, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। तो राव जी को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब आप जो हैं सौभाग्यशाली हैं, फ्री हैं। अभी तो ये था, ये फाइल नहीं बनी, ये नोटशीट नहीं लिखी, वो नहीं लिखी, वो क्या करेगा। अब आप फ्री हैं, कोई आपको डांटने वाला नहीं है, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमारी समझे नहीं कुछ बोलेंगे तो वो बात अलग है, तो वो तो होता जाता है। वैसे भी जो है सीताराम और राधा कृष्ण है ना, और लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी का नाम पहले है। आप लोग सब जो हैं लक्ष्मी हैं। कल मैं बद्रीनाथ में गया था, वहां जो है शंकराचार्य जी एक कहानी बता रहे थे। यहाँ पर जो है नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे, आंखें उनकी बिल्कुल जो है मूंद रखी थी। लक्ष्मी जी आए और उन्होंने पेड़ की छाया करी। वहां पे पेड़ की छाया रात दिन करते रहे, जिससे जो है उनको धूप नहीं लगी, वर्षा का कोई असर नहीं पड़ा। बाद में जब नारायण भगवान ने आंखें खोली, उनको लगा कि ये कोई पत्नी है मेरी जो कि मुझे इतना आश्रय दे दे। तो उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या से ज्यादा देवी आपकी तपस्या है। तो पति और पत्नी में
पत्नी का साथ बहुत, उनका जो आश्रय है, जो सहारा है, जो वाणी है, बहुत अच्छी होती है। इसलिए जो है आप जो हैं सौभाग्यशाली हैं, और आपको मैं बधाई इसलिए भी देता हूं कि आप जो हैं शांत स्वभाव के हैं। कितने ही बोलो आपको, आप पर गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। तो अब आप जो है आनंद से रहिए, बेटे बेटियां आपके सब परिवार बहुत अच्छा है। अंत में अधिक न कहते हुए मैं आदरणीय अपने जो अपने समधी जी हैं, बुजुर्ग श्री रावत जी, नारायण सिंह रावत जी, आपको प्रणाम करता हूं। सभी बड़े समधी श्रीमान श्री सत्य सिंह रावत जी, जो कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, उच्च शिक्षा से सेवानिवृत्त हुए हैं, और जो भारतीय सेना में, एक सशस्त्र सेना में फ्रंट पर रह करके हमारे दूसरे समधी जी श्रीमान श्री भरते सिंह रावत जी, आपका सपत्नी समधिनी जी का, वो ये न बोलें कि मामा नाम नहीं दे रहे, समधिनी जी को सबको भी प्रणाम करता हूं, और रावत जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भावेत्। जय हिंद। वाकई सरकारी सेवा में बहुत दिक्कतें हैं। एक तो राजनीतिक प्रेशर रहता है और उच्च अधिकारियों का बहुत दबाव रहता है। उसके बावजूद भी आदरणीय रावत जी ने बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से काम किया, और सकुशल, ये तो सौभाग्यवान रहते हैं जो सकुशल घर पहुंच जाते हैं। आजकल तो स्वास्थ्य संबंधी से कई दिक्कतें ऐसी सेवाओं में आती हैं कि आदमी को ये दिन नसीब, आप बहुत नसीबवान हैं, आपके लिए पुनः बधाई। और मैं तो ये चाहता हूं कि आप अब सर्वश्रेष्ठ कृषक के रूप में भी उभरे जनपद रुद्रप्रयाग के अंदर, क्योंकि आप खेती किसानी में आपका बहुत अच्छा लगाव है, और हमारी आशा भी है, क्योंकि हमारा तो निरंतर आपसे लगाव है, जुड़ाव है। तो हम चाहते हैं आप एक बेहतर कृषक भी बने, कि जनपद में आप ग्राम सभा भीरी का नाम रोशन करेंगे। मैं इसी क्रम में चाहूंगा कि माल्यार्पण का कार्यक्रम शुरू किया जाए ना। सभी लोग, आपको बहुत बहुत बधाई। हो रहा रिटायर में कल ऑफिस नहीं आऊंगा। सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर ना ऑफिस की दौड़ लगाऊंगा। हो रहा रिटायर में कल ऑफिस नहीं आऊंगा। पर याद बहुत आएंगे कल, ऑफिस में गुजरे वो पल। नोक झोंक कभी प्यार की बातें, हंसी ठहाके और मुलाकातें। वो मीटिंग की टेंशन, वो प्रेजेंटेशन का दबाव, वो सरकारी मकान, वो पेड़ों पे आम, वो फूलों के बगीचे, वो माली के काम, वो सरकारी गाड़ी का टशन, कभी ट्रेनिंग के टूर, कभी अपनों के साथ, कभी अपनों से दूर। वो नौकरी का रुतबा, समाज में सम्मान, वो रिश्तों की लाइन, रिश्तेदारों में शान। ये यादें वो यादें हैं, मैं कैसे इन्हें भुलाऊंगा। हो रहा रिटायर में कल ऑफिस नहीं आऊंगा। फिर कल नया सवेरा निकलेगा, कल नए पंछी चहचहाएंगे, मुझसे बेहतर करने वाले कल नए जोश से आएंगे। जीवन का प्यारा सफर था ये, मैं नहीं इसे भूल पाऊंगा। ये ऐसी जमा पूंजी है मेरी, मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा। हो रहा रिटायर में कल ऑफिस नहीं आऊंगा। सुबह मैं जल्दी उठकर ना ऑफिस की दौड़ लगाऊंगा। हो रहा रिटायर में कल ऑफिस नहीं आऊंगा।
इसी के क्रम में आप श्रीमती रावत जी का स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट अंगूठी प्रदान की जा रही है। एक बार सदन से जोरदार तालियों से रावत जी का स्वागत। मातंगी भुवनेश्वरी च बगला धूमावती भैरवी तारा छिन्न शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी धातुम न प्रभंति वांछित फलम यस प्रसादम बिना तम वंदे शिव रूपिणी निजगुरु सर्वार्थ सिद्धिं प्रदाम। माता भगवती को याद करते हुए, स्वर्गीय सुंदरी जी को याद करते हुए और आज के इस समारोह के मुख्य कार्यकर्ता हमारे समधी और हमारे बुजुर्ग समधी समधन जी, राणा जी, सारे मंचासीन, सारी मेरे बहनें और भाइयों, मैं आप लोगों का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं। आपने हमारा सम्मान किया, हमें यहाँ बुलाया और हम सभी लोग आपके आभारी हैं। और हम आपके जो सर्विस काल का जो समय आपने दिया उसकी प्रशंसा सुन चुके हैं। बहुत अच्छा आपने अपना कार्यकाल गुजारा और आप एक सक्षम अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त होकर के आज हमारे बीच में हैं। और आपके पिताजी का जो आशीर्वाद आपको मिला है, सभी भाइयों को, सभी बहुओं को, सभी बच्चों को, वैसा आशीर्वाद सबको मिले। भगवान से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं यह अवसर सबको मिले और सब इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये दिन दुनिया रात चौगुनी उन्नति करें, इनका अगला जीवन जो है स्वस्थ और बड़े अच्छे संपन्नता से बीते। और मैं इन शुभकामनाओं के साथ सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती श्वासदा नमस्ते थे। जय माता की जय। अब स्वागत सभा के कार्यक्रम में मैं चाहूंगा हमारे बीच आपके बड़े भाई श्री सत्य सिंह रावत जी अब स्वागत के क्रम में 2 शब्द बोलने की कृपा कर। धन्यवाद भंडारी जी और उपस्थित सम्माननीय समस्त गणमान्य अतिथिगण, गांववासी, महिला वर्ग और अपने पूज्य पिताजी, समधी जी, प्रधान जी और अपने अंकल जी जो भी हैं, अपने बुजुर्ग, उनको पहले नमस्ते। और आप लोगों ने अच्छा दूसरे कार्यक्रम के मुख्य दरवान सिंह रावत सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। सेकंड बात यह है, दरवान सिंह रावत एक ईमानदार तो हैं, कर्मठ भी हैं और उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय शासकीय सेवाओं में दिया है। और शासकीय सेवाओं में ऊपर से आदेश आए कि भाई ये काम को इम्प्लीमेंट करना, डीएम साहब ने लिखा कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करें और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जी ने इंडोर्समेंट लगाया या वरिष्ठ प्रशासनिक जी के पास पहले डाक आई तो उन्हें डीएम साहब को रखी, वो इंडोर्समेंट लगा, संबंधित को गया ना। फिर भी इन कामों में एक सरल प्रक्रिया दिखाई देती है, पर वो लेखन की जो पद्धति है वो शट है, भाषा है, पर कहीं न कहीं अपना विवेक भिड़ाना पड़ता है। विवेक आवश्यक है और समय समय पर जो लिखी चीज़ें हैं उनका तो अनुपालन करना ही है कि अनुपालन करना ही है। और शासकीय कार्यों में पुरस्कार की तो उतनी व्यवस्था नहीं है जितनी दंड की है। थोड़ा भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आदमी कोई ड्राफ्टिंग कर रहा है, लिख रहा है, तब तक कोई आ गए भले मानुस, उन्होंने कहा नमस्ते सर, अब उसकी विचार श्रृंखला बिगड़ गई, अब उसका संतुलन भी बिगड़ गया। साला ठीक ड्राफ्टिंग बन रही थी और इस बीच साला क्रम बिगड़ गया और तब तक डीएम साहब ने बुला दिया, तब तक आदमी को शौचालय जाना पड़ा। अजी बुलाओ साहब, जिम्मेदार
पदों पे बैठा आदमी ऐसा होता है कि उसको वो बॉर्डर पे भी उतना उसको सतर्क नहीं होना पड़ता जितना वहां होना पड़ता। अभी कहीं आपदा आ गई, बनाओ साहब, करो फैक्स, शासन से आ रहा है, अभी जवाब दो। अब जवाब नहीं मिला और जिस कर्मचारी ने, अधिकारी ने जवाब नहीं दिया, उसका जवाब तलब भी होता है, वो व्यवस्था भी है ना। इसमें कोई सर्टिफिकेट देने की हमको आवश्यकता नहीं है। दरवान सिंह रावत जी ने अपनी ड्यूटी को एक अच्छे ढंग से परफॉर्म किया है, और बीच में ऐसा होता देर रात तक काम कर रहा था, परिवार वाले परेशान कि कहाँ गया क्या गया। और वो तो सौभाग्य से बहू जी वहाँ दफ्तर में नहीं गई, कहाँ गया ना, वो जानती हैं कि भाई वो काम कर रहा है। वो भी एक प्रश्न है। तो कई ऐसे चीजें आती हैं जहाँ आदमी को थोड़ा बुरा भी लगता है, ईमानदार आदमी को तो लगता ही है। अब हम सोचते हैं कि हमारे समान ये सब लोग कार्य करने वाले हों, पर काश ऐसा नहीं है। अब गिरावट आ रही है, और कोई शासन ने तो सम्मान दे ही रखा है। एक साधारण से पहले क्लर्क हुए, बड़े बाबू से रिटायर हो गए, अब उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उस कार्यों का पारितोषिक देते हुए और ससम्मान पेंशन देते हुए उनको कहा कि भाई आप अपना प्रस्थान करें ना। और सबसे बड़ी परीक्षा ये होती है किसी भी मानव की, किसी भी उसकी, कि भाई इसके बाद वो पब्लिक में आ गए हैं, और पब्लिक में कहीं कोई उनके डिपार्टमेंट का कोई किसी का उन्होंने मदद किया हो, वो तारीफ करे तो कितना गदगद आदमी हो जाता है। उससे ज्यादा इंसान को चाहिए ही क्या। ईमानदारी से अपना काम करे आदमी, सत्य निष्ठा से करे, उसके बराबर आनंद भी कहीं नहीं है ना। और यदि काम चोरी करी तो आदमी को कहीं न कहीं उसकी दंडात्मक कार्रवाई से झेलना पड़ता है। मैं ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि ये लंबा विषय है और आदमी की भावना सही हो तो सब काम सफल होते हैं। और यहाँ भी हम अपेक्षा करेंगे कि वो अपने कार्यों को संपादित करें। और दफ्तर वाला आदमी तो ऐसा होता है जो कार्य, उसको ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, वो अनुशासित होता है और वो अपनी दिनचर्या को संयमित रखता है और नियम कानून का पालन करता है। हमारे बीच हमारे जवाई लोग भी हैं, आपका भी इस स्वागत सभा में वेलकम है। और बुजुर्ग लोग हैं जो देर से आए होंगे, आपका भी स्वागत है। और हमारे बीच पलायन आयोग की सदस्य हमारी बेटी रंजना रावत नेगी जी हैं, आपका भी इस स्वागत सभा में स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि रंजना नेगी से इस स्वागत सभा के लिए 2 शब्द आप भी कहें। रंजना नेगी। धन्यवाद दादाजी। सबसे पहले अपने स्वर्गीय दादी को स्मरण करते हुए मैं आप सभी का, सभी ग्रामवासियों का, सभी यहाँ पे आए हुए सभी परिवार के सदस्यों का, हमारे गांव से आई हुई ताई चाची बॉडियों, सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय देकर हमारे पिताजी की जो सेवानिवृत्ति कार्यक्रम है इसमें आप सब पधारे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने आदरणीय पिताजी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपने इतने लंबी राजकीय सेवा के उपरांत आप सेवानिवृत्त हो गए हैं। वैसे पिताजी सेवानिवृत्त 30 जून को हो गए थे, लेकिन दादी जी के निधन के कारण ये सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम हमने थोड़ी देर से रखा, दादी की बरसी हो जाने के बाद। तो पिताजी के बारे में मैं क्या बोलूं, हम उनके साक्षात उदाहरण है उनकी परवरिश का। तो जैसे कुम्हार अपने घड़े को ठोक बजा करके उसको शेप में लाता है, तो पिताजी ने भी हमको ठोक बजाने में कोई कमी नहीं करी, और जिसका उदाहरण आज हम सब यहाँ पर हैं। हम तीनों के तीनों भाई बहन आज अपने अपने करियर में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने पापा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पिताजी हमेशा अनुशासन के लिए हमेशा परिपक्व रहे। हमें कहते थे जब हम स्कूल पढ़ते थे तो पापा हमेशा कहते थे कि 10 बजे सो 4 बजे उठो।
तो चाहे हम मेरे को याद है कि हम दूसरी क्लास में पढ़ रहे थे, तब से लेकर के हमने इंटर किया, हाई स्कूल किया, ग्रेजुएशन किया, तो हमारा रूटीन यही रहा 10 बजे सो और 4 बजे उठो। और यही सिर्फ हमारे लिए ही अनुशासन पापा ने फॉलो करने के लिए नहीं बोला, खुद भी अपने काम के प्रति इतने कर्तव्यनिष्ठ रहे और इतने डेडिकेटेड रहे कि पापा के लिए होली नहीं होती थी, दिवाली नहीं होती थी, पापा होली और दिवाली हो, पापा घर ऑफिस में बैठकर अपना काम पे लगे रहते थे। इतने कर्तव्य परायणता अपने कार्य के प्रति थी। तो यही सीख हमको भी पापा से मिली है। और इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे दादाजी, जिन्होंने मेरे पापा, मम्मी पापा और दादा ताऊ जी सबको और हम सबको इस लायक बनाया। हमारी घर की परिवार की नींव है हमारे दादाजी, जिनकी बदौलत आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे पिताजी सफलतापूर्वक सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। और मैं अपनी माँ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने पूरी होम मिनिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से संभाल करके रखी। और जैसे पापा हमारे लिए अपने काम के लिए हमेशा कर्तव्यनिष्ठ हुआ करते थे, मेहनती थे, वैसे ही हमारी माँ, हमारी परीक्षाएं होती थी तो हमको टेंशन कम होता था, माँ को ज्यादा होती थी। माँ सुबह अगर हमारा पेपर है तो 3:30 या 4 बजे हम उठते थे, तो हमारे साथ साथ माँ भी उठ जाया करती थी। और माँ को पढ़ाई तो नहीं करनी होती थी, लेकिन माँ बुनाई का काम करती थी ताकि मुझे भी नींद आए। अगर मैं सोऊंगी तो मेरे बच्चे भी सो जाएंगे। तो मम्मी सुबह उठ करके बैठी रहती थी, हम पे पूरी मेहनत करती थी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सबका, ये अपना अमूल्य समय देने के लिए और इस क्षण को यादगार बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेटी गरिमा, आपने वाकई बहुत बेहतर हमारे दीदा के बारे में एक्सप्लेन किया कि वाकई दीदा की मेहनत का प्रतिफल आज जो दिख रहा है ये हमारे सामने है। मैं इस स्वागत के क्रम में चाहूंगा योगेश रावत, अगर आप बोलना चाहें 2 शब्द बोलें। और कोई बोलना चाहता है? बोलना है तो है? योगेश रावत। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद जो आपने अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पधारे, और पिताजी को सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पापा की राजकीय सेवा 1990 जैसे ससुर जी ने कहा तब से स्टार्ट हुई और मैं 1995 में हुआ। तो मुझे जितना याद है पिताजी के बारे में, मैं ज़्यादातर इतना ही, मतलब काम से संबंध में इतना याद है कि कभी ज़्यादा काम होगा तो शाम को लेट तक ऑफिस में रह के आना, और जैसा दीदी ने बोला कभी रविवार को और कभी त्योहारों में भी अगर काम इम्पोर्टेंट हुआ तो ऑफिस में देना। और समय उस टाइम पे तो थोड़ा ऐसा लगता था कि क्यों, मतलब कि इतना ऐसा। तो बट जैसे जैसे समझ हुई, जैसे जैसे महसूस हुआ कि काम कितना ज़रूरी है, देन तो अब मैं अपने कार्य के बारे में बोलूँ तो मेरे पिताजी मेरे रोल मॉडल हैं कि कैसे हमें तब महसूस हुआ कि कैसे अपने कार्य के लिए निष्ठावान होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। तो वही सब है, पापा ने ही हमें सिखाया है कि अच्छे से कार्य कैसे करना है, कैसे अपने एक अच्छा पुत्र बनना है, कैसे एक अच्छा पेरेंट्स बनना है। तो और पहली इनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और अब सेवानिवृत्ति के बाद अब सेकेंड इनिंग स्टार्ट होगी, तो ऑल द बेस्ट एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर अभी अगले पड़ाव के लिए। मैं इस क्रम में चाहूंगा हमारे बीच माननीय काका जी हैं, आदरणीय काका जी 2 शब्द बोले। आज श्री दरवान सिंह रावत जी का सेवानिवृत्त कार्यक्रम के उपलक्ष्य में सभी लोग यहाँ पे आए हैं। मैं ग्राम सभा की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे भंडारी जी ने कहा कि आप जो हैं एक अच्छे कृषक के रूप में उभरेंगे, इसके साथ साथ
कृषक के साथ साथ जो हमारे सामाजिक कार्य हैं, उतना ही जो है उन सामाजिक कार्यों में भी भाग लेना है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। इंटर कॉलेज है, बाल विद्यालय है, ग्राम सभा की मीटिंगें हैं, सब जगह जो है अपना योगदान दें। इससे हमारा गांव और भी उन्नति की ओर बढ़ेगा। और एक और छोटी सी विनती है, आपने रावत निवास लिखा है, मेरी आपसे ये है, आप उस बोर्ड पे नारायण निवास लिख लीजिए, जब तक जो है ना, फोटो बना रखिए। हाँ, रावत मोहल्ला है ना, नारायण निवास लिख दिए, जब तक भाई साहब जो है ना यहाँ पे है ना। तो मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सकुशल सरकारी सेवा से निवृत्त होकर के आए हैं। धन्यवाद। मैं स्वागत सभा के क्रम में चाहूंगा श्री दीपक नेगी जी, आप भी 2 शब्द कहने की कृपा करें। सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी लोगों ने उनके बारे में यहाँ पर संक्षिप्त रूप से और जो उनका जीवन परिचय दिया है, और वाकई में उनके आदर्श हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और आगे भी वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और जो उनका ये रिटायरमेंट का टाइम है, वो अच्छे से, हम शुभकामनाएं देते हैं, वो अच्छे से बिताएं। और अभी तो उन्होंने वो जो समय है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए और अपनी नौकरी के लिए निकाला, अब उम्मीद करते हैं वो अपने लिए समय निकालें, अपने लिए जिए, जहाँ घूमना हो वहाँ घूमें और अच्छे से अपने हिसाब से अपनी लाइफ जिए। धन्यवाद। धन्यवाद नेगी जी। मैं चाहूंगा कि अमित राणा जी। सेवानिवृत्ति के इस कार्यक्रम पे मैं अपने ससुर जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक निष्कलंक और एक बहुत अच्छे रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल निभाया है। और मैं तो ये बोलूँगा कि रिटायरमेंट एक, जैसे हमने बोला भी है कि रिटायरमेंट का मतलब होता है कि रिटायर, आपके नए टायर लगे हैं अभी, तो आप उस टायर को दोबारा से अभी एक लाइफ आपने जी ली है, जो आपने उसमें देखे, अब नए टायरों में आप आगे बढ़े, जिसमें आपने अपनी जो आकांक्षाएं और जो फैमिली को जो उस तरीके से आप टाइम नहीं दे पाए। जो मैं सुनता था आपके काफ़ी देर रात तक आपका काम होता था, संडे को, छुट्टियों में, तो मेरे हिसाब से वो आप आज की डेट में वो टाइम है जो आप फैमिली के साथ गुजारें वक्त, अपने जो भी आपके हॉबीज़ हैं वो पूरा करें। और क्षेत्र के लोगों के लिए जो आपकी मेरे हिसाब से ड्राफ्टिंग होगी लेटर की, और जो आप प्रशासन में उनकी सेवा वो कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने क्षेत्र की जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरीके से एक बहुत अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करके लिखनी है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरीके से लेटर लिखना है, किस तरीके से अपनी बातें करनी है। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो क्षेत्र के लोगों को वो पूरा सहयोग कर सकते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मैं अगर अपने बातों को विराम देते हुए उनके सफल भविष्य की कामना करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। पापा को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और इनका अपने काम के प्रति जो डेडिकेशन है, जो समर्पण है, उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि किसी काम को जब आप अपने हाथ में लेते तो कैसे समर्पित भाव से उसको संपन्न करना है। और बचपन से देखते आ रहे हैं कि पापा कैसे ऑफिस का काम मीन्स पूरा डेडिकेशन, सारा समर्पण भाव से करते थे। तो उससे हमें लगता था कि हमें भी अपना काम, जो भी काम हमारे पास है, चाहे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे कुछ भी काम है, चाहे ससुराल में है, मायके में है, तो सारा काम ऐसा है कि अपना पूरा समर्पण भाव से करना है। यही सब सीखने को मिला है पापा से, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में, और बाकी आपको दीर्घायु की कामना करती हूँ। धन्यवाद बेटी। मैं इस स्वागत सभा में अब चाहूंगा कि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय द्रवान सिंह रावत जी, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए,
वो मना कर रहे हैं। बोलना आप। अरे आओ ना। सेवानिवृत्त हुई है और इतनी सब लोगों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। नहीं बोले। मैं चाहूंगा आप अपने मुखारबिंद से और 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, ग्रामवासीगण, बुजुर्गगण, परिवारजन एवं प्यारे बच्चों, मैं आप सर्वप्रथम आपका ग्राम भीरी के रावत मोहल्ले में स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपसे क्षमा ज्ञापित करता हूं कि मेरा सेवानिवृत्ति 30 जून 2022 को हो गई थी, परंतु इसमें 4 माह विलम्ब ये पार्टी क्यों रखी गई, इसका कारण मैं आपको स्पष्ट कर दूं। मैंने इस बीच कई लोगों से बात की, कुछ ने कहा कि भाई कर दो, ठीक है, कुछ ने कहा भाई अब अपने ब्राह्मण से पूछो या अपने अच्छे सलाहकार से पूछो। मैंने इससे संपर्क किया अपने पंडित जी से। उन्होंने कहा भाई शास्त्रों में ये लिखा है कि जहाँ पर वो जब तक पूर्ण पितृ विसर्जन नहीं हुआ तब तक ये कार्य नहीं कर सकते बीच में। तो मैंने इस काम को स्थगित किया और मैंने कहा उसके बाद ही ये कार्यक्रम होगा। तो इस प्रकार ये कार्य विलम्ब से हुआ। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आपको उस समय से लंबे इंतजार में रखा, तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप यहाँ पर आज पहुँचे, उपस्थित हुए। मैं आगे अपनी कहानी बताने से पहले मैं यहाँ पर बुजुर्ग रिश्तेदार आए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका कुछ स्वागत करूँगा, उनका माल्यार्पण करूँगा। वे कृपया स्वीकार करने की कृपा करें। मैं सर्वप्रथम अपने समधी श्री राणा जी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं तो बेरोजगार हूँ, मैं मारा तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाओ। अरे बोले नहीं होन भाई। अरे मुख्य तो मिशन छूट गए ओ पर बड़े बहुत राम का जीवन बड़ा सारा उसमें ये पाया कि कर्म करते करते अच्छा ये दुख सहते जब तक लक्ष्य प्राप्त तब तक रोना पड़े, चाहे रोना पड़े। अरे मुख्य तो मैं उसको कहते हैं, उसका अर्थ है राह, और जब लक्ष्य प्राप्त हो गया उसको कहते हैं और मोह। तो इस बीच सम्मान कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं आगे अपना जो मैंने 60 साल कैसे बिताए, मैं सर्वप्रथम ये बताऊं, मेरा जन्म 24 जून 1962 में हुआ। तो उस समय जब मैं छोटा था, उस समय मेरी दादी जी बोलती थी कि ये लड़का तो बचपन में मर गया था, बड़ी मुश्किल से बचा। एक तो मैंने
मरते मरते बचा एक बार। दूसरी बार क्या हुआ, मैं 19-20 साल का था, उस समय में इतना बीमार हुआ, 6 महीने तक बीमारी चली। लट्ठी पर चल रहा था मैं, लट्ठी पर चल रहा था मैं। 19-20 बस के आए मैं यही पर। अब गर्मी के दिन यहीं पर सोया था। अब सोया जब था छाता उड़ा था यहाँ पर। अब यहाँ पर दादी जी बैठी थी। अब दादी जी ने ये कहा मेरे को, ये तो गया वाला ये नाती तो गया। अब मैंने कहा ऐसा हो गया मैं। अब ये दवाई तो 6 महीने तक खा दी मैंने, लट्ठी पे चली रहा था। अब ये था कि ये तो हो गया पूरा। अब इतने में एक वैक्सीनेटर साहब थे यहाँ पर, कोई गैरोलॉजी थे मेरे, हाँ, वो आए एक दिन अकस्मात उसी दौरान। उन्होंने टेस्ट कराया मेरा और ले गए अगस्त में। वो दूसरे तीसरे दिन ऐसी रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा तेरे को मिलेगा। उन्होंने 3 मात्रा दी मेरे को, ठीक हो गया मैं। फिर शुरू हो गया कार्यक्रम। इसके बाद पढ़ाई लिखाई मेरी यहाँ प्राइमरी 8 तक था। यहाँ 8 तक मैंने कक्षा 8 तक भीरी में किया। भीरी में जो है उस समय प्राइवेट था, तब सरकारी उसी टाइम हुआ। वो सरकारी हुआ, कक्षा 8 तक यहाँ तक विद्यालय था। तो हमारे पिताजी, माता पिता कृषक थे, माने उतने सेठ धनवान नहीं थे कि हम दूर जा सके। उसमें विद्यालय की ओर या तो बुस्केदार में था, या तो विद्यापीठ था, या तो अगस्त में नहीं था। यानी दूर दूर थे हमारे लिए। हम इतना बहन नहीं कर सकते थे, किराया वगैरह वगैरह उच्च खर्च नहीं कर सकते थे बहन। तो अब विकल्प ये आया भाई, कम खर्चे में काम चलाओ। तो कम खर्चे में कैसे काम चलाएं, विकल्प ढूंढना गया भाई। विद्यापीठ जाने के लिए खर्च भी चाहिए, अगस्त में जाने के लिए खर्चा चाहिए। अब बुस्केदार तो यहाँ सीधा है, पैदल रास्ता है, वहाँ तक घोड़ा भी नहीं करना है और गाड़ी भी नहीं है वहाँ। तो पैदल जाना, अपने कर्मों से कर्म करना और फल प्राप्ति करना। इसके बाद में कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक मैंने वहाँ पढ़ा बुस्केदार में। वहाँ बुस्केदार से पढ़ के फिर वापस आया, घर में आया। फिर क्या होगा भाई फिर ये वो मंत्रणा हो गई घर में। तब तो बड़े भाई भी नौकरी पर लग गए थे, बड़े भाई दूसरे वाले भी वो हो गए थे, फौज में हो गए थे। तो उसके बाद मंत्रणा हो गई, जा तू अगस्त में जाओ। अब तो सक्षम है, थोड़ा सक्षम हो गए। उसके बाद अगस्त में मैंने BA किया। उसके बाद फिर BA जब किया, फिर ये हुआ भाई अब तो रोजगार कर। अब मैं भाई क्या करूँ। मैंने कहा भाई चलो ऐसे करते हैं, घूमा फिरा उसके लिए, फौज के लिए गया। मेरी इच्छा थी फौज में भर्ती हो जाऊँ, परंतु मैं फौज में कई बार कोशिश की मैंने। यहाँ गया, रुड़की गया, लहसुन गया, इधर कई जगह गया मैं, हुआ ही नहीं। मैंने कहा कोई बोला मैं छोड़ कर तो उसके बाद फिर वापस आए। अब घर में आए, पिताजी ने कहा क्यों आए तू वापस भाई, तेरे लिए और नौकरी नहीं थी और करता कहीं पर। मैंने कहा भाई अब मेरी जहाँ पे इच्छा थी वो हुआ ही नहीं। मैंने और काम करके क्या फायदा, जो जिसमें मेरी इच्छा ही नहीं है, जिसमें मैंने काम करना ही नहीं है, उसको क्यों करूँ मैं। तो फिर वापस आए, फिर मंत्रणा हुई। फिर ये हुआ कि भाई अब क्या करेगा। मैंने कहा मैं अब सोचा तो मैंने कहा भाई क्या करूँ। अब कुछ लोगों से मैंने पूछा क्या हो सकता है भाई। उन्होंने कहा ऐसा कर तो तेरे भाई जी का सब कुछ थोड़ा है सामान, उसको ले जा और वहाँ पर डेरा जमा तो गोपेश्वर में डेरा जमा। मैं ठीक है, अब मैं करो क्या वहाँ पर। अब उस समय जनपद रुद्रप्रयाग नहीं था, चमोली था हमारा जनपद चमोली का मुख्यालय था गोपेश्वर। अब वहाँ पर जज कोड वगैरह वगैरह सब थे। अब मैंने कहा बैठ क्या करना भाई यहाँ पर। उन्होंने कहा भाई तू ऐसा कर, तू चिट्ठी पित्री छाप लोगों की और लोगों का काम कर, इसी में तेरी आय की सीढ़ी बनेगी। हाँ, तो वर्ष 1985 में वहाँ गया मैं गोपेश्वर। वहाँ पर मैंने अच्छे ढंग से लोगों का पहले सुना भाई क्या होना कैसे होना, उसके बाद हिसाब से काम किया। और जब काम मैंने शुरू किया 1-1.5 साल हो गया था, तब लोग जो है मेरे काम के प्रति वो हो गए, लगाव हो गया लोगों का। किसके पास वो दरवान से रावत कहाँ है, लोग दूर जाते थे, थराली से, उधर से कर्णप्रयाग से, इधर उखीमठ से जाते थे लोग, मुख्यालय वही था। तो लोग जाते थे वो दरवान से रावत कहाँ है, उससे मिलना, उससे काम है हमारा। तो लोग अपने समर्पण भाव से आते थे कि हमारा काम करेगा, ये करेगा। एक दिन क्या हुआ, आपदा आई वहाँ गोपेश्वर में, बहुत ज़्यादा लोगों का समस्याएं उत्पन्न हुई। अब एक गांव की ऐसी महिलाएं आई, 10-15-20 महिलाएं। अब उन्होंने लाइन लगा दी मेरे सामने वो उधर तक।
अब लोगों ने कहा ये लाइन क्यों है भाई तेरे यहाँ? मैंने कहा मुझे क्या मालूम भाई, इन्हीं को पूछे, काम कराने आए हैं। अब उनसे पूछा गया भाई तुम लोग इनसे क्यों, इन्हीं से क्यों करा रहे काम, और भी तो है उनसे कराओ। उन्होंने कहा इसी से काम करना हमने, इसी का सफल है। तो और ऊपर हमारा कुछ उतना विश्वास नहीं है इसका, इसने जो कर दिया वो हो गया। तब से जो है 5 साल मैंने अच्छे ढंग से काटे, मैंने लोगों का बहुत प्रेम रहा मेरे प्रति। उसके बाद 1990 में, उस समय भी बेरोजगारी थी, ऐसा नहीं है आज ही बेरोजगारी है, उस समय भी बेरोजगारी के दौर था। तो उस समय क्या हुआ कि वो 7 पद हो गए कलेक्ट्रेट में भाई, कलेक्ट्रेट में 7 पद होने में 7 पदों के लिए चयन होना। तो मैंने भी भरा क्या, एम्प्लॉयमेंट था उस समय, एम्प्लॉयमेंट से मेरे को भी कॉल लेटर आ गया। तो उसमें कॉल लेटर भी था, ओपन भी था, वैसी अर्जी भी थी उसमें। तो मेरे को कॉल लेटर आया और भी आए, सम्मिलित हुए सब। उसमें 7 पदों के लिए 1100 उम्मीदवार थे। तो उसमें रिटर्न हुआ, वाइवा हुआ, सब कुछ परीक्षाएं हुई, सफल हुआ। तो उस परीक्षा में जब रिजल्ट आया तो मेरा दूसरा नंबर था। तो मुझे बाद में ये लगा यार मैं इतना घटिया किस्म का भी नहीं हूँ, मैं जरा ठीक ठाक हूँ, 11 में मेरा दूसरा नंबर है। तो हौसला बढ़ गया थोड़ा सा ये हुआ, मैं हौसला बढ़ गया, मैं ठीक ठाक हुआ। अब ये हुआ कि मैं अंदर गया कलेक्ट्रेट में गया तो भाई उन्होंने कहा ये भी कर वो भी कर, क्या आता तेरे, मैं सब आता मेरे को। तो काम शुरू किया मैंने, तो शुरू किया तो उस समय फिर वहाँ रुद्रप्रयाग तहसील में वो पद खाली हो गया, मैं फिर वो रुद्रप्रयाग तहसील में आया। रुद्रप्रयाग तहसील में क्या हुआ, काम करते करते मैं अरे काम किया ना, परंतु एक दिन समस्या ऐसी हुई कि एक वो थे एसडीएम साहब, तो इतवार का दिन था और ये बच्चे लोग घर ही में थे। मैंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ, तो गया मैं वहाँ ऑफिस में, मैंने काम शुरू किया, कर ही रहा था, तब तक एसडीएम साहब आ गए। अरे भाई तू क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं काम कर रहा हूँ सर, ये निपटा रहा हूँ जरा। तो एसडीएम साहब उस दिन से बहुत प्रभावित हुए मेरे ऊपर। उन्होंने कहा ये हम तो खाली जा रहे हैं, आ रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं, 5 बजे जा रहे हैं, ये तो छुट्टी के दिन भी लगाया है। वो घर में गए, उन्होंने सबसे बोल दिया। अब मेरे को पता तब चला जब वहाँ से आदमी आए दूसरे दिन कि एसडीएम साहब ऐसे बोले थे। अब मैंने कहा यार ये तो अपने आप ही हुआ, मैंने क्या करना था, मैं तो काम कर रहा था। उन्होंने कहा ये तो हम तो खाली ड्यूटी करते हैं, ये तो कर्म कर रहा है, ये तो काम कर रहा है। उससे उनकी मेरे ऊपर बहुत विश्वास, मेरे ऊपर बहुत विश्वास हुआ उनका। उससे उस दिन से जो है वो जो भी मेरे काम होता था अच्छे ढंग से हो जाता था। अब दूसरे दिन एक समस्या ऐसी आई, ये बच्चा था छोटा योगेंद्र सिंह बच्चा बीमार था, 5 साल का था, छोटा था बच्चा, बीमार था। अब मैं उधर एसडीएम कोर्ट में था, पेशकार था उस समय। तो उस दिन फाइल लगी थी बहुत ज़्यादा, कोर्ट की फाइलें थी, बहुत ज़्यादा फाइलें थी। अब एक तरफ बच्चा था, ये बीवी बोली थी अजी हॉस्पिटल ले जाओ, तो उसके पास ले जाओ, किसके पास, वैद्य के पास ले जाओ, ये तो बहुत बीमार है। लोग भी बोले थे पहले इसको देखो यार। अब मैंने सोचा तोला यार, मैंने कहा ये तो एक ही बच्चा है, वहाँ तो बहुत सारे हैं लाइन लगे हुए, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो ये वो सब गाली देंगे मेरे को। अब गाली देंगे क्या होगा, दुष्परिणाम होगा, मुझे भुगतना पड़ेगा वो। तो इसलिए मैंने कहा भाई तुम उनको देखो और मैं वहाँ देखता हूँ। तो क्या हुआ, जब मैंने वहाँ निपटाया, इन्होंने घर का निपटाया, वो वैद्य जी का चक्कर। तो जब शाम को घर में वापस आए तो मैंने कहा क्या हुआ भाई? इन्होंने कहा वैद्य जी के पास ले गया, वो दवाई जो है इसको फिट बैठ के ठीक हो रहा है। अब मैंने कहा बढ़िया हो गया भाई। तो उस दिन से क्या हुआ, मैंने कहा जो दूसरों के लिए करना है, दूसरों के लिए करता है, उसका भला अपना आप ही हो जाता है। यानी कुछ अपने लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही अपने लिए हो जाता है। जो हम दूसरे के लिए करेंगे वो स्वयं ही अपने आप के लिए हो जाता है, वो प्रतिफल मिलता है, जरूर मिलता है। अब तीसरे दिन क्या हुआ, बीमार हुआ मैं, 1-2 घटनाएं बताई रही मैंने। तीसरे दिन हुई थी हाल ही में 2010 में मैं इतना बीमार हुआ कि चलने फिरने लायक नहीं था। लोगों ने कहा, ऑफिस वालों ने, बाजार वालों ने, रुद्रप्रयाग वाले सब जानते मेरे को। उन्होंने कहा ये तो गया भाई, ये तो काम का है ही नहीं, ये तो मैंने कभी भी जयराम जी हो सकता है, क्या जयराम जी हो सकता है, मैंने गया ये। अब क्या हुआ कि अब भाई पूछताछ भी करते हैं लोग। अब पूछताछ किया भाई, डॉक्टरों की कुछ नहीं चली। अब क्या हो भाई, घर की समस्या है। अब ये हुआ भाई, ब्राह्मण लोगों ने क्या कहा, तो भगवान शिव शंकर के पास जो है वो कर क्या, ये
पूजा पाठ कर। मैंने कहा ठीक है करता हूँ मैं। अब क्या हुआ कि जैसे कल पूजा पाठ होनी थी, तो कल पूजा पाठ होनी थी, आज शाम के लिए हमने इकट्ठा कर दी, सब कर दी ना इकट्ठा। भाई कल वहाँ जाना है, कोटेश्वर जाना है और सब काम वहाँ पर करने हैं। अब एक परीक्षा तो मैंने आदमी से दी, अब दूसरे परीक्षा जो है भगवान जी ने ली मेरी। अब कैसे वो परीक्षा भगवान जी स्वयं वहाँ पर आए, रात में आए कि तू जो कर रहा है सही कर रहा है नहीं कर रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है नहीं कर। मैंने कहा भाई अपनी इच्छा से कर रहा हूँ तभी तो कर रहा हूँ मैं, जब मेरी स्वयं की इच्छा है तब कर रहा हूँ मैं। स्वयं एक बार तक भी तब गया मैं वहाँ, तब उसके बाद क्या तो ठीक हो गया। यानी तीसरी बार ही बचा मैं, 3 बार बचा, फिर आप लोगों के सामने सम्मुख प्रस्तुत हूँ। उसके बाद ये तो मेरे जीवन मरण की है वो। मैंने दूसरे का भला करने में अपना स्वयं ही भला हो जाता। मेरे जो भी काम थे वो अपने आप ही हो जाते थे, मैंने बोलने की अवस्था नहीं थी। अब वो 97 तक जिला चमोली में था ये रुद्रप्रयाग, 98 में रुद्रप्रयाग हुआ। उसके बाद जो है मैं कलेक्ट्रेट में गया, कलेक्ट्रेट में लगभग सभी पदों में मैंने कार्य किया। उसके बाद अब 2000 कितने से ना 1998 से गया मैं, तो 1998 से लेकर के 2018 तक लगातार मैं कलेक्ट्रेट में रहा। अब वो तो ये लोगों का किसी का ट्रांसफर हो गया, किसी का नहीं हो रहा, क्यों मैंने कोई एक ही जगह पर है इतने साल, इतने ज़्यादा साल लोगों ने मेरे खिलाफ भी काम वो कहा भाई उसका ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा। भाई अब डीएम साहब ने कहा भाई उसको तो मेरा है काम ट्रांसफर करना ना करना, एक ही बार नहीं कई बार ही करना है। अब सभी डीएम भी बदलते रहते थे। अब लोगों ने कहा भाई इसका ट्रांसफर करो। अब जिन्होंने करना था वो तो बोले तुमने करना ट्रांसफर, मैंने करना, ये तो मेरा काम है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रखूँगा। तो इस प्रकार से मैंने 98 से लेकर के 2018 तक मैं कलेक्ट्रेट में रहा। उसके बाद मेरा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी में पदोन्नति हुई। तो अब पदोन्नति मेरी टिहरी में हुई। मैंने अब जाना था, उसमें डीएम गिरियाल जी थे। मैंने कहा साहब मैंने तो जाना है ही, मैंने आज जाऊँ कल जाऊँ परसों जाऊँ। अब आज आदेश है, मैं डीएम साहब कहा भाई मैंने जाना है, तो कल भी जाना परसों में जाना है। अब ये हुआ भाई मैंने पहले जाऊँगा, पहले अपने हिसाब से रहूँगा। अब उन्होंने भी छोड़ दिया मेरे जहाँ पे। अब टिहरी में गया, टिहरी में 4 दिन काट, उसके बाद उन्होंने मेरी क्या कर दी, तैनाती वहाँ कर दी कीर्तनगर में। वहाँ 1.5 साल रहा मैं, 1.5 साल रहा। अब लोगों ने कहा अजी कितने साल हैं, मैंने कहा भाई 2-3 साल हैं अभी। अरे सेवानिवृत्ति यहीं से हो जाएगी, अब तो यहीं से जाना भाई, हम विदा करके ले जाएंगे तुम। मैं कहा ठीक है भाई जो प्रभु इच्छा वही होगा। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मेरा ट्रांसफर हो गया रुद्रप्रयाग। फिर अब रुद्रप्रयाग से मैं ऊखीमठ से गया, और ऊखीमठ गया तो वहाँ कोरोना हो गया, वहाँ रात दिन फुर्सत नहीं मिली। इतना काम हुआ 11-12 बजे रात भी वैसे रहा। उसके बाद कोरोना चला, फिर यहाँ काम पड़ा रुद्रप्रयाग मुख्यालय में कलेक्ट्रेट में, फिर वहाँ आया 1 साल वहाँ रहा। अब फिर इलेक्शन आ गया, फिर इन्होंने मेरा ट्रांसफर गोपेश्वर कर दिया। वहाँ क्या कितना 5 माह 2 दिन रहा मैं, फिर मेरा ट्रांसफर इधर आ गया, इधर हो गया। अब मैं फिर कहाँ जाना, मैंने ऊखीमठ भी वहाँ नज़दीक है। अब वहाँ यहाँ पर जो है नज़दीक आया, फिर आपके सम्मुख आया। और ये हुआ कि ये ऊखीमठ में भी यही बात हुई। ऊखीमठ भी बोले थे, गोपेश्वर बोले थे अजय आप तो रिटायरमेंट नहीं से होना। मैं कहा जहाँ भी होगा अब जो कोई प्रभु इच्छा। अब ऊखीमठ में लास्ट महीना था वो, ऊखीमठ में जब लास्ट महीने में काम कर रहा था मैं, एक महात्मा जी आए कहाँ से, बद्रीनाथ से। उन्होंने अपना परिचय दिया, पहले भी आए थे वही दिन, फिर भी आए, और तो जान पहचान थे। उन्होंने कहा भाई भक्त रिटायरमेंट है तेरा, कब है। मैंने कहा इसी महीने है भाई, लास्ट में है, इसी में जून में आए थे। बस तेरा रिटायरमेंट तो अच्छे ढंग से होगा भाई। मैंने कहा कैसे होगा यार, अच्छे धूमधाम से होगा भाई तेरा रिटायरमेंट। मैंने कहा पंडित जी वो शादी महात्मा जी कैसे होगा, मैं तो यहाँ हूँ, यहाँ क्या हो ना धूमधाम। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, वहाँ कलेक्ट्रेट से फोन आ गया कि भाई तेरे को यहाँ आना पड़ेगा। तो जाने था, तब मैंने कहा भाई ठीक है आऊँगा। तो वहाँ गया तो उन्होंने डीएम साहब ने सम्मान मेरे को रिटायर्ड किया, सेवानिवृत्त किया 30 जून को। तो इस प्रकार से वहाँ की लीला तो पूरी हो गई थी। अब यहाँ का कार्यक्रम शेष रह गया था, तो यहाँ का कार्यक्रम आज उसको शेष भाग को इसको
प्लस हो गया आपका आशीर्वाद। आप आए और शोभा बढ़ाई और हमारे लिए आपने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। समझी जी ने दिया, समझी जी का आभारी हूँ। समझी जी की आभारी, सभी बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद हम। और मैं अपनी पत्नी के बारे में ये बता दूं कि बहुत समस्या होती हैं परिवार में होती हैं। अब भाई मैं नहीं कर सकता, मैं तुम ही देखना। तो इन पे इतना साहस था कि जो मैंने करना था उन्होंने स्वयं ही कर दिया। तो जो माने एक ही आदमी ने नहीं किया, दोनों ने मिलके किया। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने जीवन के सुखमय जो यह आज उत्सव हुआ इन्हीं के बदौलत हुआ। मैं अपने बच्चों के लिए इस अवसर पर प्रेरणा देता हूं कि वे भी इसी प्रकार कार्य करते रहें और अपने माता पिता का, अपने ग्रामवासियों का, अपने ससुराल का, अपने ससुरालियों का नाम रोशन करें, ताकि लोग भी जाने भाई कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं, लोगों को जानकारी हो, अपनी ख्याति बढ़ाते रहें। धन्यवाद, अच्छी बात। ओके, आप भोजन का इसी के साथ मैं आज की सभा का समापन करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ आप जलपान ग्रहण करें, भोजन करें और आराम से जाएं, आराम से खाएं पिएं बैठें।